नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम विभाजन से जुड़े ऐसे लोगों का, ऐसे रेफ्यूजीज़ का या फिर ऐसे सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने पार्टीशन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो पार्टीशन को जिन्होंने जिया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अमरनाथ आनंद जी। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री अमरनाथ आनंद जी 88 ईयर्स की एज है इनकी, और इन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, खासकर विभाजन से जुड़े हुए। तो सर, इसी सिलसिले में आज आपसे बात करने का हमें मौका मिला है, तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। सर, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और आपको जितना आप उनसे कंफर्टेबली आप उसका जवाब दे पाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कृपया विभाजन के अपने अनुभवों को साझा करें। इनसे अपने इस इवेंट ने, विभाजन ने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। मतलब नहीं, इससे मैं कौन सी चीज़ सर बिल्कुल, मतलब जो आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है, जैसे विभाजन दिमाग में आता है आपके, और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ा उस समय, और आज तक कैसा आपको महसूस होता है विभाजन के बारे में कुछ भी चीज़। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम वहाँ पे पाकिस्तान बना है, उससे पहले ही हम 7 दिन वहाँ पहुँचे थे। हम हिंदुस्तान में आ चुके थे और अमृतसर में अपने बहन के पास रहते थे। उससे बहन की शादी हुई, तो फिर उसके बाद में कोटकपूरे गए, लेकिन वहाँ पे पिताजी ने हमें दाखिल कर दिया। हमारा मन नहीं लगा, हम वापस चले गए पिताजी के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो गांव वाले थे सिर्फ हिंदू, बहुत कम हिंदू रह गए थे, बहुत कम। 80 घर थे, 80 घर की संख्या समझो 800-900, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 20, 25, 40, 50 आदमी थे जब हम वापस गए। तो उस समय हम फंस गए, बस वो फंस गए। क्या याद आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं जी। कि क्या हालत हुई हमारी, क्या नहीं है। और जिस वक्त गांव में तो हमें फील नहीं हुआ इतना, लेकिन ये फील हुआ कि अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। छिपे छिपे रहे, लेकिन उन्होंने जिन्होंने हमारे पिताजी को दोस्त थे, उन्होंने वापस बुलाया था कि आप ईद के ऊपर अपनी दुकान खोलेंगे और हम जिम्मेवार हैं। जब उन्होंने जिम्मेवारी ली तो इधर ये वापस जाना ही था। फिर 2-3 बार आए भी थे, गए भी थे, क्योंकि जनवरी में हम आ चुके थे। जनवरी के बाद हर महीने में आते थे, राशन डाल देते थे, चले जाते थे। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे ईद तो निकल गई। ईद के निकलने के बाद में जब 14 तारीख को इन्होंने झंडा गाड़ा लाहौर के अंदर, जी। वो जो सुना है उसकी मतलब बता रहा हूँ आप। उसी वक्त मास्टर तारा सिंह ने वो झंडा फाड़ दिया, तो उन्होंने कहा लाहौर हमारा है, वो कहने लगे हमारा है। बस वहीं से ये बेगन शुरू हुआ, जो मैंने सुना है उस टाइम में। 10 साल की उम्र थी मेरी। जी। उसके बाद जब ये हुआ तो एकदम जिस दिन ये हल्ला हुआ है, उस दिन हम लोग, पिताजी और मैं दोनों दुकान पे थे। 2 बजे के करीब एक साइकिल पे चढ़ के आता है कि 8,000 सिख आ रहा, 8,000 सिख आ रहा है, मार काट करते हुए सिख आ रहा है। उनका मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो, डिंगे जाओ। डिंगा शहर था। तो जब वहाँ गए, मतलब वो जा रहे थे, तो हमें वली लाल खान ने आके दुकान तो बंद कर दो बिल्कुल, और आप अपने यहाँ कहीं पे भी इस वक्त कर लो, हमने बंदोबस्त कर दिया है कि कोई गांव के अंदर घुसेगा नहीं, समझे। तो हम छिपे रहे, मतलब वहाँ पे अंधेरे कमरे में। जी। सारे जितने हिंदू थे सब हम एक ही जगह पे। तो शाम के टाइम आया, कहता मैं शाम को आऊँगा। और शाम को आया तो पिताजी को कहने लगा आप तो मेरे घर चलो,
वली खां के घर। हम्म, और उनसे बोलना कि अगर आएंगे तो उनसे बोलना अगर आपने मारना ही है तो पहले हमें मार ले जाओ, तुम ही हाथ से मार लो। जी। रखा हमें बुलाए काय को आप लोगों ने। तो उसने वो फिर उसके बाद में मतलब बाद में आया दूसरे दिन। तो उसी शाम को जब हम मतलब लाल खां आया था वो भी गए थे, सब भी पूरा गांव जितना भी है वो सब गया हुआ था इन डिंगा में मुकाबला करने के लिए। हम्म, तब शाम को जब आए तो उन्होंने फिर हमें वली खां के घर भेज दिया और बाकी जितने भी हिंदू थे जी। वो सारे उनको कहा कि भाई आप इस मकान में रह लो, यहीं पे चूल्हा जलाओ, यहीं पे तंदूर लगाओ, सब कुछ यहीं करो, सब मिल जाएगा। तो 8-10 दिन वहाँ रहे हम। जी। जब कैंप लग गया उस समय जो हालत है वो मैं आपको बताऊं जो हमने देखी। सर कैंप वाली बात पे हम थोड़ा देर में आते हैं। मैं आपसे पहले कुछ विभाजन से पहले की आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा। विभाजन से पहले आपके जीवन में क्या आपके मतलब पिताजी का वहाँ पे क्या काम था, आपकी बचपन की यादें कैसी थी विभाजन से पहले, थोड़ा अगर उस बारे में आप बताना चाहें तो। देखो जी, ये तो मुझे याद है कि हम जब विभाजन से पहले गांव में रहते थे ना, जी। तब भी हम पीपल एक हमारे यहाँ था बहुत बड़ा पीपल, जी। वहीं पे हम अपना झूलते झूलते थे या करते थे। हम्म, वहाँ पे शाम को हम लोग रहते थे, उधर से एक मस्जिद थी, मस्जिद से मुसलमान लड़के वो करते। वो मुझे याद है कि अच्छी तरह के वो हमें ईंटें मारते थे और हम उनको ईंटें मारते थे बचपन में। बचपन में। हम्म, कम नहीं थे हम। हम्म, उधर से उसको लगी है एक ही ईंट, उधर से उसने मारा तो मेरे मत्थे में लगी है, अभी तक निशान है ये। जी। लेकिन ये था कि ये नहीं मालूम उस वक्त जो संग में थे या नहीं थे, हम्म, ये नहीं मालूम। जी। लेकिन उस हुआ ज़रूर है। उस तो वो वैसे तो उसमें मैं पढ़ता था चौथी में। हम्म, जो स्कूल था वो मुसलमान उसमें ही था। जी। हमारे हिंदुओं ने सिर्फ लड़कियों के लिए गुरुद्वारे में रखा था, बाकी वो छोटा सा तो कस्बा ही था बंदा, हम्म, तो गुरुद्वारे में रखा था। और लड़के जितने हैं वो उस स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते। मैं उस वक्त चौथी क्लास में था। तो वहाँ पर सभी धर्म के लड़के पढ़ते थे? सभी से पढ़ते। सभी धर्म के। और जो आपका जन्मभूमि थी, आपका जन्म जहाँ पर हुआ था, वो कौन सी जगह थी? जन्म मेरा तो वही अमरा कलानी है। अच्छा, अमरा कलान। हाँ, लेकिन हमारे जन्म लेने से पहले पिताजी यहाँ आ गए थे अमरा कलानी। अच्छा। हम लोग रहने वाले थे उज्जैन के सरगोदा। अच्छा। सरगोदा और उज्जैन में आनंद सबसे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो ये हाँ, इलाका कहाँ पड़ता था? है जी। ये इलाका पड़ता कहाँ था, किस ये जगह? इलाके की ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं सर। क्यों कि बहुत कम गए हैं वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। तो उस वहीं पे गांव का ही है कि हम चौथी क्लास में पढ़ते थे जी। और ये हुआ और बस पिताजी को मदद करते थे। हम्म, और घोड़ा लिया हुआ था, अच्छा। घोड़े पे दुकान पे चले जाना, उन्होंने घोड़े पे बैठा देना, हम आके घोड़े से उतर जाते थे। घोड़ा अपने आप बैठ जाता था, वो हम उतर जाते थे, माता ही उतार लेती थी। जी। थोड़ा सर इस बारे में बताइए, जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी का दुकान का काम था, तो आपका पिताजी का जो व्यवसाय था कितना बड़ा था? आपका घर अपना खुद का घर था, वो कितना बड़ा था? आपका घर वहाँ पर था? ऐसा है, हमारा जितना घर था ना वो सब सरगोदे में रह गया। जी। दादा वगैरह का, इनका सबका सरगोदे में रह गया। हमने ही वहाँ पर अपना दुकान जो है उसमें जगह ली हुई थी, जी। कम से कम 2000 मीटर की थी ऐसी कुछ। हम्म, तो उसमें पेड़ वेड़ लगा रखे थे कि ये हो जाएंगे तो हम अपना मकान बनाएंगे। वैसे हम वहाँ पे छोटा सा मकान अंदर गांव में लेके बना लिया, बस छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जी। हाँ। मगर था आपका खुद का मकान वहाँ पे? दुकान बड़ी थी, जी। घर छोटा था। जी। सर मैं अपने अगले सवाल पे अगर आऊँ तो उस समय तो आपकी उम्र बहुत कम थी,
लेकिन बेशक आपके पिताजी से आपके इस बारे में क्या पता बात होती हो कि आज़ादी को लेकर के, क्योंकि ये तो बहुत समय से चल रहा था कि भारत आज़ाद होगा आज़ाद होगा, तो आज़ादी को लेकर के कुछ सपने सजोते थे लोग कि चलो अगर हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपके पिताजी ने कभी इस बारे में कुछ बात करी आपसे? क्या वो चाहते थे कि देश आज़ाद हो और हम आपस कुछ हो? में बात करते थे, जी आपस में बात करते थे। उस वक्त तो एक रेडियो होता था, जी रेडियो सुनने के लिए शाम को सारे गांव के इकट्ठे एक आदमी पहुंच जाते थे उसके घर में, और वो रेडियो सुनते थे बस। तो वो क्या बातें होती थी, थोड़ा सा अगर आपको कुछ याद हो तो? कुछ भी? यही होती थी कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसी बातें चलती थी। हम्म, तो कुछ पॉलिटिकल बातें भी होती थी उसमें? पॉलिटिकल भी होती थी कि अब रहने का या क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत है। पर भी हम लोग 10 साल के थे, हमें इन चीज़ों को पता ही नहीं था पता ही कि नहीं क्या था, चीज़ जी। होती है क्या नहीं। बच्चों को ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता। हाँ, ये था कि भाई स्कूल जो मतलब है, ये लोग अपना हिसाब बनाते थे, हम लोग अपना हिसाब बनाते थे। लेकिन इतना है कि हम डरे नहीं कहीं, जी ना हमारे भाई डरा था जो मेरे से बड़ा था। जी वो भी एक दिन वहाँ पढ़ने गया था डिंगा में, 5वीं क्लास पढ़ के डिंगा में गया, और वो जाता था घोड़े पे, और घोड़े पे माल लाद के आता था, दुकान का सामान लाता था। तो उसकी तो याद है मुझे कि ये बातें होती थी। जी तो एक दिन उन्होंने कहीं रास्ते में ना नहर थी, नहर के किनारे वो बैठे हुए थे दो। तो उसने कहा वो क्या क्या है तेरे पास खाने पीने का है कुछ, निकाल के दे। उसने कहा मैं, ये घोड़ा खड़ा है, जो निकालना है निकाल लो, वो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हिम्मत हुई तो अपने आप पिताजी ले जाएंगे मतलब। जी फिर उन्होंने ही आके कहा, कहने लगे लड़का तो बहुत, ये भाई की बात बता रहा हूँ, आपके भैया? लड़के तो बहुत मतलब उसमें है, वो डरते ही नहीं थे। जी पिताजी डरते थे, हाँ वो डर हमारे में डाला ही नहीं पिताजी ने शुरू से ही। यहाँ आगरे आने के बाद में भी ऐसी हमारी हुई है झंझट जी कि अगर किसी ने हमें साला कह दिया पिताजी को, उसको पुलिस वाले को लटा के मारा है। और हमने पुलिस वाले के लड़के को सड़क के ऊपर लटा के मारा है 3 बार। और उनके पुलिस वाले की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी कि हम उसमें करें। ये आगरे की बात, आगरा की बात है। जी तो डरे वहाँ भी नहीं थे, वो भी ईंटा जो चलते थे वहाँ हमने चलाए। ये 46 की बात है, 1946। 1946 की बात है, जब आप बहुत छोटे थे उस समय। क्योंकि जनवरी में तो हम अमृतसर में आ गए थे। जी बताया आपने। हाँ। जी सर, मैं अपने अगले सवाल पे अगर आऊँ तो विभाजन से पूर्व विभिन्न समुदायों के बीच कैसे परस्पर संबंध थे? जैसे आपने बताया कि आपके पड़ोसी थे, काफ़ी मुस्लिम भी थे, तो वहाँ पर जो नहीं, हमारा गांव में जो है ना, जी अलग ही गांव बना हुआ था, मतलब उस सिर्फ हिंदुओं का गाँव था वो? हाँ सिर्फ हिंदुओं का था। जी थोड़ा उनके बताइए उस बारे में। बाउंड्री थी, अच्छा अपने अपने चार गलियाँ थी, 2, उसमें हम लोग ही रहते थे, तो कोई नहीं आता था। अच्छा, तो सारे मुस्लिम अलग थे और हिंदू वो अलग थे? वो 800 घर था, हमारे 80 घर थे। अच्छा, उनके 800 घर थे, आपके 80 घर थे। फिर भी लेकिन कुछ संबंध थे उनसे, अपने पड़ोसियों से आपकी बातचीत होती थी? वो तो हमारी जो बात थी तो होने का मतलब बच्चे थे हम, गांव में रहने वाले। आपके माता पिता के मित्र थे वो कुछ तो दोस्त थे? मुसलमानों से मतलब जो मुसलमान हमें बचाया है जिन्होंने, सबका वाकफ थे, सबको प्यार था। थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा और अगर बता सकें आप। जिनके घर में हम 15 दिन रहे हैं, जी और जिस घर में जितना अपना पैसा इतने लेना था, उनके घर में पैसा लेने गए हैं, और उन्होंने उनको पैसा दिया है। जिनका पैसा नहीं दिया वो बकरी खोल के ले आए। अच्छा। तो संबंध मतलब अच्छे थे? नहीं, हमारे संबंध तो बहुत ही अच्छे थे सबसे। जी सबसे गांव वालों के हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। कोई हमने अपने होते हुए ना, जी ठीक है ये बात तो होती है कि हिंदू है मुसलमान है ये वो है, वो तो होती है। जी लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी उसमें हुआ,
शादीशुदा में सब मेरी बहन की शादी थी, सबने मतलब दूध का मटके ले लेके कंधे पे घर गए। ये पता लगा पिताजी बीमार थे, तो ये पता लगा कि उनका दूध जो है ना वो हलवाई ने पीला कर दिया, मतलब लग गया। तो पूरा गांव लेके आया था। ये चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ वो तो है, लेकिन जब गांव से निकले हैं फिर देखने वाली चीज़ और रोंगटे खड़े होने वाली चीज़। जी, अब मैं उसी पे आता हूँ सर। उसके तो यह है कि अभी भी आंसू निकलते हैं जब हम देखते हैं बच्चे पड़े हुए हैं पोटली में, रो रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सर जैसा आपने बताया कि आप जनवरी में ही अमृतसर आ गए थे, तो वो जो डिसीजन लिया गया था, वो जो निर्णय किया कि अब हमें यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना है जनवरी में, तो आपके पिताजी ने अपना पूरा घर बार, अपना पूरा व्यवसाय सब छोड़ करके वहाँ आना पड़ा, तो वो डिसीजन कैसे लिया गया? मतलब वो तो हमारे माता जी ने कहा ना, कहने लगे सब गांव जा रहा है। जी। हम 50 ही आदमी तो रह गए थे, सिर्फ बच्चे समेत सब छोटे बड़े सब जितने भी थे, मतलब जाते होती है हमारे यहाँ जी। सब छोटी बड़ी सब जात उसमें थे। तो उन लोगों का नहीं, हमारी लड़की हैं दोनों। अच्छा, आपकी बहनें भी हैं? जी। बहन भी थी, तो उन लोगों का नहीं, मैं नहीं रहूँगी। फिर हम अमृतसर छोड़ के गए। माता ही फिर आए अप्रैल में, जब वो कोटकपूरे में उन्होंने माता जी के साथ में फिर रहने लग गए। जी। पहले बहन के घर में रहते थे, वो थे सुपरिटेंडेंट इसके जेल में, जो अमृतसर जेल है ना, जी जी, उसके सुपरिटेंडेंट थे वहाँ। अच्छा। उनके वहाँ भी वो हल्ला गुल्ला होता था अप्रैल में भी, हल्ला गुल्ला ये अमृतसर तक लेने का, ये कब रात को देखो उठ के आ गए, हमें फिर जेल में जाके वहीं पर शरण लेनी पड़ती थी। अच्छा। क्वार्टरों में, उसमें जेल के क्वार्टरों में। तो बहुत मतलब वो भी देखा है अप्रैल तक, वो भी तो अगस्त तक देखे हैं। ये आप 1947 की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले की है ये बात। पहले की है उससे तो। खूब हल्ले होते थे, रात को आ गए तो दिने आ गए, किसी वक्त भी हो गए, खूब होते थे। जी। क्योंकि हम वहाँ रहे नहीं ना 8 महीने हम पहले। हाँ, बताया आपने जी। 8 महीने यहाँ रहे हम। वो तो अगस्त में 7 दिन पहले हम 7 तारीख को हम वहाँ पहुँच गए थे। जी, वो भी आपने, आपके मतलब माताजी और पिताजी ने डिसीजन लिया था कि आपकी बहनें हैं और आपके पूरे परिवार सभी चले गए हैं, वो तो अमृतसर जाना बिल्कुल सही बात है। माता ही हमारे ने बिल्कुल ठान ली थी कि नहीं रहना है। जी, तो जब जनवरी में पाकिस्तान से इधर आए, अमृतसर आए, तो आपके पिताजी और माताजी क्या क्या सामान लेकर के आए अपने साथ में? सामान क्या होता था? क्योंकि मतलब का सारा घर तो वहीं रह गया। नहीं, सामान के लिए वो थे ही नहीं कि वहाँ से कुछ लाना है। होता है कुछ दिन के लिए चले जाओ फिर आ जाओ। अच्छा, कुछ दिन के लिए हिंदुस्तान लोगों ने चले ये जाओ। सोचा ना, ये तो ठंडीर हो जाएगी, हाँ, तो उनको लगा दब थोड़ी जाएगा। देर के लिए होता। जी जी। किसी को क्या पता था कि हमने आना ही नहीं तो है। मतलब खाली हाथ ही आ गए थे ऑलमोस्ट लगभग। वही खाली हाथ ही सब आए थे बस। वो मैंने आपको बताया है कि मैं बकरी भी खोल लाए थे जब हम पूरे उसमें तो कत्लेआम हो रहा था बाहर। जी। तो गांव के अंदर ये घूम के वो पैसे अपने भूल गए। जब पता चल गया कि अब तो वापस आ नहीं पाएंगे। जी, ये हाल थी। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि हम वापस नहीं आएंगे। उम्मीद किसी ने थी, नहीं सोचा। उम्मीद थी कि वापस जाने को। यही है कि जो था वहीं गाड़ दिया था। जो पैसा था वो जो भी कुछ था वो गाड़ दिया था, लाए नहीं थे। लाए कुछ नहीं थे। जी सर, जैसे आपका परिवार, आप बताते हैं कि आपके साथ 50 लोग 52 लोग आए थे सारे, तो कोई ऐसा है जो वहीं छूट गया हो जिसको आप जानते हो? एक आदमी छूटा था। कौन थे वो? गुरुद्वारे का पुजारी जो था जी। भगत, उसकी 2 लड़कियां थी, एक वो था। बस वो ज़रूर हुआ है गांव के अंदर, क्योंकि उसको वो गुरुद्वारा नहीं छोड़ता था। हम लोग इधर आ गए थे, वो गुरुद्वारा नहीं छोड़ता था। फिर उसने क्या किया, दोपहर के टाइम में अब दोनों बच्चियों को लिया और पूजा की, दोनों बच्चियों के लिया और वाइफ को भी,
उसमें कुएं में डाल दिया, वो खुद तलवार लेके आगे कहने कौन आए देखोगे। उस टाइम में मैं लाल खां के साथ में और स्कूल का जो हेड मास्टर था उसके साथ में हम घूम रहे थे। हम्म, उसी उन्हीं के मन में हेड मास्टर कहता था अब तो तसल्ली हो गई, 15 दिन हो गए थे ना, 10-15 तसल्ली हो गई है, अब कोई बात नहीं है, ये अब स्कूल भेजो बच्चे को। लाल खां ने कहा, लाल खां वो कहने का मास्टर जी अभी क्या सोच रहे हो, अभी कुछ नहीं पता, हम्म, स्कूल जाने का तो सवाल है। जी सर, इसलिए अब अपने अगले सवाल पे मैं आऊँ। अब हम बात करेंगे जिस बारे में आप बात कर रहे थे कि आपने इतने सारा दंगे देखे, बहुत मार काट देखी, तो उस दौर के जो दंगे थे उनकी देखिए व्यापकता। असली मारकाट जो है ना जी, थोड़ा बताइए उस वो बारे तो मेरे सामने नहीं हुई, वो ये एक गांव में हुई है, में। जी। उसको भी मुसलमानों ने मारना पड़ा उन्हें। नहीं अगर किसी को भी मार देता तो वो एक भी हिंदू वहाँ से नहीं आता, हम्म, तो उसको खून चढ़ चुका था। जी। हम और लाल खां घर के पास में खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे आपस में, आने जाने की भी, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। उधर से उसको बोलते थे ना जाके, या तो तुम सवेरे तक सरदार मुसलमान बन जाओ, हम्म, बाल काट दो, नहीं तो मतलब हम तुम्हें मार देंगे। तो उसको तो खून चढ़ना ही था। जी। वो चीज़ देखी अपने आप। देखिए। हाँ, फिर उसके बाद में उसका संस्कार भी किया हमने, हम्म, सब गए थे साथ। ये बात नहीं है, मैं जो चीज़ सही है सही है। और जो कैंप से आने के बाद, कैंप से थे ना, जी। तो कैंप में वो छोड़ गए, हमारे अगल बगल में सारे मुसलमान हम्म, और हम बीच में, जी। और हमें कैंप में छोड़ गए। फिर हमें राशन पानी नहीं मिला तो रात को हमारी मशीनें चलवाई, जितनी हमारे हिंदुओं की थी, हम्म, मशीनें चलवाई, रात को फिर गेहूँ पहुँचाया, वहाँ पे आटा पहुँचाया और चीज़ें पहुँचाई। हम्म, ये बात जो कहने वाली है वो तो हम कहेंगे, जी। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने नफरत अपनी पैदा की है ना, वो आज तक ज़िंदगी में नहीं जाएगी। जो बच्चे देखे हैं ना तड़पते हुए, हम्म, किसी का हाथ कटा है तो वो उस बच्चे को क्या करेगा, किसी का कुछ पता है तो उसको बच्चे को क्या करेगा, अपनी जान का पता नहीं है उस बच्चे को क्या करेगा। जी। ये चीज़ें देख के रोंगटे खड़े होते हैं। फिर उसके बाद में तुम वहाँ से कैंप पर लेके जा रहे हो, चेलियों वाले, रात को तुमने वहाँ पे रखा, पैदल गए, रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं। हमारे हिंदुओं की वो जो दुकानें हैं वो खोल के फिर उन्होंने आटा निकाला, वो निकाला, तो आटा निकाला तो सबको दे दिया आधा किलो, ये 200-200 ग्राम के हिसाब से ये आटा ले लो। आटा कहाँ से हम करेंगे, जब आटा दोगे तो हम जलाएंगे कहाँ, चूल्हा कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे। जी। ये हालत थी, उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किसी के पास। सर, इस बात पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान जब आप बता रहे हैं कि कैंप थे, तो सर इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका रही? क्या किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करी गई? जैसे दंगे हो रहे थे तो सरकार ने कुछ करा, उसमें कुछ कंट्रोल करा? कुछ नहीं करा। जब पहुंच गई ना हमारी मिलिट्री पहुंच गई, जी। गोरखा वगैरह, हम्म। जब होने लगा, जब कैंपों में छुप गए हैं हम लोग, मिलिट्री पहुंचने से सरकार ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा। और सरकार जो करी थी, हमारे जितने चाकू भी हाथ में थे ना, मतलब उसमें वो भी उन्होंने हमारी तलाशी लेके वो भी ले लिए थे। अच्छा। फिर रास्ते में ये कुछ गड़बड़ ना कर, एक चाकू भी नहीं ले जा सकते। मंडी बावलदीन आए तो मंडी बावलदीन में कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग लाते थे वहाँ से 2 घंटे के लिए सामान का लाते थे, वो भी सामान जो है जहर मिलता था हमें, सेब में जहर, संतरों में जहर, इंजेक्शन लगा के हम लोग जो लेते पिताई, जो हमने देखा है। जी। करा तो हमने नहीं ना, हम तो ये नहीं कह सकते मैंने करा, लेकिन जो मैंने देखा है, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे,
सबसे अंगूर वाली पेटी लेनी है, हम्म, क्योंकि एक एक अंगूर में नहीं लग सकता। जी, अंगूर वाली पेटी लेनी है, वो भी पीछे जो दबी हुई होगी। जिन्होंने अक्लमंदी से काम लिया हम्म, वो बच गए, जिन्होंने अक्लमंदी से काम नहीं लिया वो नहीं बचे। उस दिन मैं अपने सामने देख रहा हूँ, और एक बंदा उसको कहा कि ये मेरा गेहूँ पीस दे, और गेहूँ पीसने के ताने वो तो रुका नहीं वहाँ पे। वो हम लोग दूसरे सामान करने के लिए मैं पिताई के साथ गया हुआ था, समझे। जी, वो मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ते थे। हम्म, उस चक्की पे देखा मैंने कि अपनी अंटी से निकाल के नीला था हम्म, उस गेहूँ में डाला उसने। अब वो गेहूँ कितने किसका होगा और कितने मरे होंगे, ये चीज़ें देख के आदमी को ये होता है कि ये कौम है ही नहीं है इस बात के लिए। नफरत की बहुत ज़्यादा न चरम है हो ही, गया है। नफरत है इनमें, है ही नहीं। हम्म, ज़रा सी भी गांव में देखी है, बचपन भी देखा है, सब कुछ 10 साल तक देखा, लेकिन उसके बाद में तो इतना मतलब इन्होंने गदर मचाया है कि मतलब जो भी आया है वो रोता हुआ आया है कि मेरी बेटी को मेरे सामने मतलब उन्होंने वो किया। जी, मैं इसी से सर अगले सवाल पे आता हूँ कि दंगों के दौरान अ, अगर आपको कुछ याद हो या फिर आपने ऐसा देखा हो या सुना हो कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, थोड़ा इस बारे में उल्लेख करें। क्या अपहरण की हुई महिलाओं को फिर से ढूंढा गया? क्या महिलाएं मिली? बूढ़ी, देखो बच्चे? ये मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये 10-15 दिन की बात है, जी, लेकिन जो हमने फिर जब डिंगा में आए हम हम्म, कैंप में, तब पता लगा कि कौन ने क्या किया। वो अच्छा, चीज़ देखी हमने। हम्म, तब तक वो लेडीज़ हमारी जितनी भी थी, एक कोठी थी बहुत बड़ी, हम्म, उसके अंदर वो उन्होंने शमशान बना दिया था, लकड़ियाँ बाल के सब कुछ कर। हम्म, उन्होंने मुकाबला किया 3 दिन तक, किसी को वो नहीं किया। जब मिलिट्री वाले पहुँचे हैं तो उन्होंने फिर ये बेड़ा गर्क किया। अच्छा, वो तो मरने के लिए औरतों के लिए मरने के लिए जगह छोड़ गए तो खुद अपना ले लिया, हथियार ले लिए थे। हथियार तो सबके पास था, हमारे पास भी थे, हम्म, लेकिन कर क्या सकते थे। हथियार तो उसके पास भी था, हमारे गुरुद्वारे का जो पुजारी है वो उसके पास भी था। उनके साथ क्या हुआ कुछ पता चला? उसको फिर सब गांव वाले पीछे पड़ गए उसके, तो मारा उसको। मर गए वो तो मर गया ना फिर। और उनका परिवार परिवार हम लाए साथ में, जो 50 लोग आए थे? दो नहीं, उसके उसने तो अपने परिवार को कुएं में धकेल दिया ना। हम्म, देखो कुएं में क्या है, दोनों वाइफ को भी और दोनों बच्चों को उसमें कर दिया। बच गए इसलिए कि कुएं में हमने उन हमारे बुजुर्गों ने वो डाल रखा था जाल हम्म, लोहे का, कि डूब नहीं सकता था। तो उनको ले आए थे परिवार को? तो उसको परिवार को सारे सब लाए। जी, इसी से अगले सवाल पे आता वो हूँ तो मैं। हमारे मौसा भी थे, जी, जो वो गुरुद्वारे के पुजारी बहुत थे, हम्म, लेकिन वो पागलपन में थे ज़्यादातर। वो हमारे पिता से डरते थे और किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने तो खड़े होकर तमाशा देखा सारा, पूरा शहर का उसका जुलूस का, अपने घर में खड़े होके चिल्ला चिल्ला के बोले। लेकिन उसके बारे में पता सबको कि ये पागल। हम्म, वो सर भी मैं, हमारे साथ आए, जी, उनका अब मैं, परिवार पूरा हमारे साथ आया। जैसे आप लोग जब पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आ रहे थे, मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ आज़ादी के बाद, जो एक तो जनवरी में आए थे और फिर आप जब दूसरी बार जब वापस आए, तो सीमा तक जब बॉर्डर तक आए तो बॉर्डर तक आने का प्रोसेस क्या था? आप कैसे आए? ट्रेन से आए, किसी गाड़ी में आए? ऐसा है जी, वो तो मंडी बहाउद्दीन की बात पहले तो वही देख लो जी, कि लाश जल रही हैं, हम्म, लाश के ऊपर लाश जल रही है। जहर खा खा के रोज़ कम से कम 50 आदमी रोज़ तो कम से कम मरता था। हम्म, तो ये तो देखा हमने, ये
5-7 दिन ही, ज़्यादा कैंप में नहीं रहे। जी। उसके बाद फिर गाड़ी आई। हम्म। यही 5-7-10 दिन जो भी लगे उसमें कैंप में, वही देखा हमने। दूध है नहीं, हम्म। कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, पानी तक नहीं है। नहर थी साथ में, उसका पानी पीते थे बस। मतलब कैंप में कोई सुविधा ज़्यादा थी नहीं, कोई कोई इंतज़ाम ही नहीं था बिल्कुल। ना सरकारी ना गैर बल्कि सरकारी। बल्कि हमें तो मारने के लिए दौड़े थे। कैंप के अंदर। हाँ, वो तो क्या उन्होंने फिर संभाल लिया ना आके, जी। तब हुआ। हम्म। फिर मिल में ले के गए, एक मिल थी, हम्म। मिल में लेके फिर सबको उसमें रखा। हमने तो फिर चने की बोरी बनवा ली थी। हम्म। तो काफ़ी फैमिली हो गई थी हमारे, इधर उधर से सब आ गए थे हम्म। उसी कैंप में, मंडी बावलदीन के। हम्म। तो उन्होंने बोरी मतलब चने खाते थे, पानी पी लेते थे बस। तो ये सब लोगों ने खुद ही करा, सरकार की तरफ से कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से तो, और बल्कि हमसे जो था वो भी कोई चीज़ नहीं। जैसे जो आप पाकिस्तान में अपनी आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी, उसके एवज में हिंदुस्तान में कुछ मिला आपको 500 रुपया मिला था बस उस समय? पिताई को, पिताजी को बस 500 रुपये? बस। उसको 500 रुपये की कीमत थी। पर लेकिन जो आपने पाकिस्तान में छोड़ा था उसकी तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा थी, तो क्या करें। तो वो तो ज़मीन थी हमारी उसमें मस्जिद के सामने, हम्म। मेन रोड के ऊपर, जी जी। जहाँ से गुजरते थे और गांव वाले आदमी, हम्म। वहीं दुकान थी। हम्म। पीछे हमने लेके पेड़ लगा दिए थे। हम्म। बुजुर्गों को ये था कि भाई पेड़ लग जाएंगे, इनकी वो बनाएंगे और इसमें छत डालेंगे। बट वो हो ही नहीं पाया कुछ। जी। तो वहाँ दुकान बड़ी बना दी थी अपनी, जिससे कि कम से कम 100-200 बोरी आ जाएगा, मतलब जितना अंदाज़ा है मुझे तो इतना अंदाज़ा ज़रूर है जी। कि मैं एक आने से 2 आने से दूध बेचता ही नहीं था कोई। और दूसरा 12 टोपी गेहूँ, 12 सेर टोपे का कुछ था, 2 तो किलो का या इसका ऐसे कुछ थे। तो 12 टोपे, 12 सेर जो वो था गेहूँ, और 24 सेर वो था 1 रुपये का चना, ये मालूम। तो 2 पैसे की वो मिलती थी माचिस, और वो मिलता था, क्या नाम है उसका, नमक। जी। तो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपके विभाजन से पहले के वहाँ पे आप बताते हैं कि जो कम्युनिटी थी हिंदुओं की, वो सारी यहीं पे आ गई थी। तो लेकिन शरारती तबका तो करता ही है ना। जी। उन्होंने जो किया, हमको एक बार बोले, किताब में मैंने लिखवाया जी। वहाँ हुआ हमारा 46 में, ये बात है 1946 की। इन्होंने कहा जी आप शंख नहीं बजाओगे, हमारे नमाज होती है। इतनी दूर उनको शंख नहीं की आवाज़ हो जाती है, शंख नहीं बजाओगे। फिर कहने लगे जी झटका नहीं खाओगे। मतलब है पाबंदियाँ लगने लग गई, पाबंदियाँ लग गई। 46 से, 45-46 से। तो जहाँ ये ज़्यादा हुआ ना, वहीं पे तो हिंदू नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। तो उसमें उन्होंने फिर जो 46 में किया, तो हम लोगों ने फिर जुलूस निकाला उस टाइम में, वो मुझे याद है। अच्छा। फिर हमने क्या किया, हमारे बुज़ुर्गों ने सब ने अपने अपने जिन तलवारें ली और पालकी ली। पालकी जो होती है जिसमें ग्रंथ साहब लेके जाते हैं जी। एक में ग्रंथ साहब था, 2 पालकियों में मतलब खाली थी। फिर मुर्गे और बकरा लेके हम गए, उनके मोहल्ले में जाके काटे, झटका किया, और फिर जो लोग खाने थे वो बारात घर में आके
बनाया और खाया। फिर मुल्ला आ गए वहीं पर ही, नहीं नहीं ऐसी बात है, और भी फिर बुज़ुर्ग जो थे वो भी हो गए कि भैया जो उनकी वो है उनको भी जीने दो, तुम अपना जीने दो, किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 46 की बात है। जी सर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि जो आपका नया निवास स्थान बना इधर आकर के, जैसे आप बताते हैं कि आपकी स्कूलिंग हुई, 5वीं क्लास हुई, तो आपके नए निवास स्थान और परिवेश में रचने बसने की कहानियाँ, कि आपने कैसे यहाँ पे आके अपना जीवन फिर से पुनर्स्थापित करा, आपके पिताजी ने क्या क्या करा, थोड़ा उस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सबसे पहले तो वो चीज़ रह गई जब हम कैंप से निकले, जी अंडी बताइए। बावलदीन जी 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 जब जिसमें लाशें जली हैं, जी उसके बाद में गाड़ी आई, गाड़ी में बैठ के हम लोग आए, हमें लाले मूसे में रोक दिया। ये दूसरी गाड़ी थी हमारी। जी। तो पहली गाड़ी अमृतसर में 2 गाड़ी है, हम्म पहली नंबर 2 नंबर हमारी तो रोक ली, हम्म लाले मूसे में आउटर पे रोक दी। वो मिलिट्री वाले थे, उन्होंने गन्ने थी उनके पास, ये वो टैंक है, हम्म गाड़ी में टैंक है, एक पीछे एक आगे 2 बीच में। उन्होंने कहा जिसने भी अगर गाड़ी को छेड़ा उड़ा के रख देंगे। ये बातें हुई हैं, वो सुनी है। और वहाँ पे रात को आए हल्ला करने के लिए, उन्होंने जब 2-1 गोलियाँ छोड़ी जी। तो नसीहत आ गई। दूसरा अनाउंस किया उन्होंने कि कोई भी खबरदार अगर कोई भी आया, तब हम रात काटी हमने लोग। तो सवेरे फिर निकले, तो सवेरे निकलते निकलते लाले मुँह से निकलते शाम को 6 बजे हम लाहौर में पहुँचे। और 6 बजे लाहौर में पहुँचे और वहाँ पे भी उन्होंने सिग्नल नहीं देने के लिए करा जी। तो इन्होंने पता नहीं, अब हम तो आप पता नहीं 10 साल के थे, कैसे किया कैसे नहीं किया। उन्होंने कहा गाड़ी रोकनी नहीं है लाहौर में। लाहौर में नहीं रोकनी। जी। हमारे सामने गाड़ी चलती गई, रुकी नहीं लाहौर में। फिर हम अटारी में आ गए। अटारी में हमें रात को 5 बज गए, सुबह के 5 बज गए। तो जब सुबह के 5 बज गए तो हमें पूड़ी मिली, 2 एक पैकेट जो संघ वालों देते हैं। आज पता लगा है हमें कि संघ क्या चीज़ होती थी। जी। अब तभी तो 60 साल काट दिए संघ में, समझे। तो संघ ने मदद करी वहाँ पर। वो पूड़ियाँ सवेरे मिली हैं, 2-2 पूड़ियाँ बस वो खाई हमने, बाकी कोई चीज़ नहीं। जी। अमृतसर में देखा कि बहन के पास गए तो वो कहने लगे जी वो तो उधर चले गए हैं, तो मामा जी लेके उनको वहाँ से ये खबर मिली हमें। तो वो खबर लेते रहते हम लोग दोनों करे। जी। मतलब ये समझ लो कि हम आए हैं अटारी पे और उसके बाद में हम अमृतसर पहुँच गए हैं। और उसके बाद जगाधरी में, जगाधरी के अंदर नहर के इस तरफ जगाधरी स्टेशन था। जी जी। नहर के उस तरफ दूसरा था, सहारनपुर हो जाता है। हाँ हाँ। उस लाइन की बात है। यमुनानगर जगाधरी। वहाँ पर हम 10 दिन वहाँ पर रहे हम, सिर्फ अपने हिंदुस्तान में। हमें जाने नहीं दिया कि आप लोग जाओगे तो वहाँ पे हल्ला करोगे। ये हालत तो हमारे हिंदुस्तान की थी। रोड ये यूपी में घुसने नहीं दिया हमें, सहारनपुर में। वो तो ये गनीमत थी कि मैं था, तो मौसा थे हमारे, एक मौसा का लड़का था, एक मामा का लड़का था। तो हमें वो छोड़ के, मौसा भी थे, तो मैं छोड़ के वहाँ जगाधरी में वो अपना पिताई गए। उसमें गार्ड को कहा मेरी फैमिली वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, उनके लिए मैं पास बनवाना है। तो वहाँ से हम पास बनवा के आते थे, लेते, तब पिताई लेके गए हैं जगाधरी से रुड़की। ये हालत थी हमारी। जी। तो सर
मतलब ये सारी तो मतलब बहुत सारी विपत्तियाँ थी। वहाँ रुड़की में जब है ना, जी। रुड़की में हमें राशन पानी मिलता था, हम्म। जितने भी थे मतलब। तो हमारे पिताजी ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर कहाँ गए वहाँ से? मतलब हम पहले दुकान, कहने लगा हम यहाँ कैंप में नहीं रहेंगे, कैंप में नहीं। या कैंप में रहेंगे भी तो हम खाएंगे नहीं यहाँ का। तो हमने दुकान खोल ली थी रुड़की के अंदर, नहर के किनारे पर, मतलब मार्केट के अंदर। हम्म। और वहाँ दुकान खोल के, पकौड़ों की दुकान खोल के हम्म। खूब पकौड़े बेचे और खुद खाए। हम्म। फिर उनका मन नहीं लगा यहाँ पर रहने का, तो फिर आगरा में पता लगा कि आगरे में वो गए हुए हैं हमारे गांव के। फिर आगरे हम पहुँच गए। आगरे में जाके फिर मैंने दाखिला लिया। अच्छा, जब आप रुड़की गए, रुड़की में रुके कुछ महीने या कुछ साल, और फिर आगरा गए, तो आपके साथ कभी कुछ भेदभाव होता था कि ये तो रेफ्यूजी हैं, ये तो बाहर से आ गए हैं, ऐसा कुछ होता था, डिस्क्रिमिनेशन? ज़्यादातर हम बाहर गए ही नहीं। जी। या फिर आपके पिताजी कुछ बताते हो कि देखो हमारे को आसपास के पड़ोसी ऐसे बोलते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं? वो नहीं बोलने की, वो तो किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ पर। ये भी आपको बता दूं, जी। यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमसे कुछ कहेगा। क्योंकि विस्थापित लोगों के प्रति एक उसकी भावना भी होती कहानी है। बताऊंगा मैं। जी। वो तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमें कुछ छेड़ दे। उन्हें ये पता था कि इनको छेड़ दिया तो इन्होंने यहाँ पे कत्लेआम शुरू कर देना। तपे हुए थे। सही बात बता तो रुड़की छोड़ी, जी। आगरा पहुँच गए। आगरा में एक दुकान मिल गई छोटी सी, वहीं पे रहने का भी बंदोबस्त कर लिया। और शराब के ठेके के सामने ही दुकान थी, तो वहाँ पे पकोड़े के तो काम शुरू कर दिया। जी। वहाँ पे सिस्टर मेरी रहती थी, साथ थी हमारे, और सड़क पे सोते थे। शराबिये भी निकलते थे रात 12 बजे तक। अब वहाँ की भी बात बता दूँ आपको। जी, बताइए। कि जिसने धोबी मोहल्ला था वो, उस टाइम तो हमें शरण चाहिए थी, कहीं ना मिल जाए हमें। तो धोबी मोहल्ला था, सारे आ गए। पिताजी को बोले, कहने लगे पिताजी ये आप वहाँ बच्चों को नीचे नहीं, मतलब ये आते हैं किसी की खड़िया में बैठ जाते हैं, कर जाते हैं। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो। वहीं रहे हम। उसके बाद में जो शराबिया निकला बाहर, उसको एक बार पीट दिया तो दूसरी बार वो आया नहीं। वो आया भी है तो अपने कंधे पे ये लपेट के आया। दुकान पे एक पुलिस वाला आया, कहने लगा जी क्या भाव दूध है? उस वक्त 5 आने 6 आने दूध था, सेल मीठा डाल के। कहने लगा आधा किलो दूध दे दो ना, वो 10-12 आने ही था, आधा किलो दूध दे दो। उन्होंने पिता ने कहा कि कितने पैसे? कहने लगा 6 आने। उन्होंने कहा 5 आने दूंगा। उन्होंने कहा तुम ले जाओ, दूध ले जाओ, लेकिन अगर मैं लूँगा तो 5 आने लूँगा। उसके मुंह से निकल पड़ा जी साले लेता है या नहीं लेता। उन्होंने सरिया था कि पता नहीं क्या था, कढ़ाई के नीचे लिया और उसके पीछे पड़े, हमने पकड़ लिया। फिर उसको पकड़ के पुलिस वाले को, जो जैसे ये मैंने पहनी है, यूँ दबाया और टांग दी और नीचे छाती पे चढ़ गए। बोल तेरा मेरा क्या रिश्ता, बोल तेरा मेरा क्या रिश्ता। अब किसी तरह जान छोड़ा के, तो हम लोग भी नहीं चाहते थे, जान छोड़ा के गया। वहाँ पे जो थानेदार था वो पिताई मानता था। सही बात बताई। तो 20-25 थानेदार आ गए, वो आ गए पुलिस। तो वो पूछने कह रहे हैं क्या बात हुई, क्या बात हुई? तो कहने लगा इससे पूछो क्या बात हुई। करते करते 10-15 मिनट गुजर गए। उसके बाद में वो बोलता है कि वो नहीं बताए। तो उन्होंने कहा इससे कोई ये पूछो कि क्या रिश्ता है मेरा इसका। तो थानेदार बोलता कहता है इसने साला कह दिया होगा पंजाबी को।
हम्म, साहब के ठेके के सामने हम 6 साल रहे। तो आपका मकान वहीं था कहाँ? आगरा में। आगरा में? तो मकान कहाँ था, किराए पे थे। किराए पे थे? 3 रुपये किराया। अच्छा। वो तो वो नहीं, मतलब कहने का हम आज तक नहीं डरे किसी जी। से। ज़िंदगी जब वहाँ बचा के माँ ने भेज दिया, है नहीं, तो यहाँ कौन हमें रोकेगा। जो होनी है वो तो होनी है, उसके लिए तो हमने डरना नहीं है। जी ये तो ठानी हुई है हम। सर, मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। तो जैसे इतना सब बदलाव हुआ, जगह बदली, पहले तो क्योंकि लोग 10 किलोमीटर नहीं जाते थे तो आपको तो कई हज़ार किलोमीटर चल के आना पड़ा। तो इस दौरान आपके जो संस्कृति है, जैसे आपका जो कल्चर है, आपकी कम्युनिटी, आपका धर्म, तो आपको इसमें कुछ बदलाव मिला कि आपने, जैसे कि आपने अपने पिताजी को कुछ और करते हुए देखा, फिर आपने कुछ और करा, या आप वही चीज़ें करते आ रहे हैं? जैसे आपके त्यौहार होते हैं, 30 त्यौहार होते हैं, सब वही वही करते रहे। वही चीज़ करते हैं? हाँ, वही करते रहे। आपके जो भी सब कुछ अच्छे हाँ से वही हाँ, सेम चलता है? बिल्कुल अभी तक चल रहा और आगे आपको लगता है कि आगे की जनरेशन आपकी वही कल्चर को आगे टेक फॉरवर्ड है। करेंगी? देखो जी, अब आगे जनरेशन का थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, जी। पड़ने लगा है। अच्छा, थोड़ा बताइए इस बारे लेकिन में। नहीं, वो ये है ना कि सरदार हमारे वहाँ था कि एक, अगर सरदारों में मेरे 3 मौसी सरदार थे। जी। तो जो सरदार के घर पैदा वो मतलब है, लड़की अगर गई है हम्म। तो पहला जो बच्चा होगा वो हिंदू का, अगर लड़की गई है तो वो पहला बच्चा हिंदू होगा। जी। उसके बाद में वो सरदार, इस तरह का सिस्टम था। हम्म। अब बदल गया है? अब बदल गए, कई बदल गए। जी। हमारी शादी पे भी बहुत हुई, हम्म। अड़चन पड़ी अच्छा। कि सरदार हो जाए। मैंने वो सरदार बोला। जी। बस सर, अब मेरा ये आखिरी सवाल ही है कि आज का जो आपका जीवन है, वो आपने अपना पूरा अपना करियर बनाया, अपने बच्चों को करियर बनाया, थोड़ा सा 2-4 लाइन इस बारे में बोलेंगे? वो आप बता दीजिए कि आपने यहाँ पर आकर अपना नया जीवन शुरू करा और आज आप कैसा महसूस करते हैं? देखो जी, हमने सबसे पहले पिताजी का साथ दिया जी। आगरे में आके। हम्म। सवेरे 4 बजे उठना है, 4 बजे दूध लेने जाना है, निकलवा के लाना है। 10 रुपये मन दूध होता था, हम्म। वो निकलवा के 1.5 मन रोज दूध निकलवाना है। कुछ वहीं मिलिट्री का बांट के आना है। 13 साल की उम्र में हम्म। वहीं मिलिट्री में बांट के आना है, और कुछ दूध ला के दुकान पे रख देना है। तो सवेरे दूध लेने जाते थे तो गिलास भर के दूध, पहले पानी दूध पीते, ठंडा पानी की जगह दूध पिया। और पिताजी को भी खूब साथ दिया। जी। उनके साथ बैठ के पान भी बेचे हैं, क्योंकि शाम के ठेके के सामने पान भी खाए। हम्म। समझे जी? जी। पकोड़े भी तले हैं, सब कुछ किया। मेहनत बहुत करी है। 4 बजे उठ के बज जाना, फिर शाम को दूध लेने जाना, फिर उन्हीं ग्वालों के साथ में कबड्डी खेलनी। हमें किसी ने गाली दे दिया, गाली नहीं देनी, जरूर शुरू से आदत है। अगर किसी ने गाली दे दी है फिर नहीं छोड़ना। जी। ये पिता ने एक ही बात सिखाई, और हमने अपनी फैमिली को भी एक ही बात बता दी है। घर पे आ गया कोई और वो वापस नहीं जाएगा, बाहर उसको नहीं मारना, अंदर छोड़ना नहीं। जी। समझे? जी सर। वो रही। फिर पढ़ाई की, पढ़ाई में 2 साल कम हो गए। क्यों हो गए? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण था कि हम उर्दू में थे। 5वीं में हिंदी पढ़ी आके, छठी में फिर अंग्रेज़ी लग गई। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी ना इधर के रहे ना उधर के रहे करने के लिए। हाई स्कूल भी किया तो एलिमेंट्री हिंदी से किया। कहानियाँ लिख दो जी, 2-4 महात्मा गांधी की उसकी लिख दो, ताजमहल लिख दो, वो लिख दो बस। जी।
तो अंग्रेज़ी एलिमेंट्री हो गई, हिंदी एलिमेंट्री हो गई, उर्दू तो गई गई कि नहीं। जी। उसके बाद मैं हाई स्कूल किया तो माता ही कहते थे जी मैं चाहती हूँ कि तुम कुर्सी पे बैठ के दिखा दो एक बार। गांव के लोग थे हम लोग, कुर्सी पे बैठ के दिखाओ बस। वो दिखा दूँगा। हाई स्कूल किया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, इसका फाउंडर हूँ मैं, जी। समझे। इसके इसमें जो मैंने घुसा हूँ, मैंने ये सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है, मैंने सोचा फिर बनेंगे। जी बिल्कुल। दूध बेचने वाला आदमी कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है। जी। घुस गया मैं नौकरी के लिए, कभी एक बार मैं कुर्सी पे बैठ लग गया, चाहे मुझे पैकिंग की पोस्ट मिली, लेकिन 15 दिन बाद उन्होंने मुझे कुर्सी पे, क्योंकि मैं हाई स्कूल पास टाइपिस्ट था, मैं 40 की स्पीड थी उस टाइम में, मतलब किया। पार्ट टाइम मैंने रेडियो मैकेनिकी सीखी, बिजली का काम सीखा। 75 रुपये में नौकरी शुरू की, 150 रुपये मिला लास्ट। जब मैं डिफेंस में गया तो 150, 150 रुपये का स्केल है। जी। रेडियो वो सब हो गया। उधर से जब 6 महीने वहाँ किया मैंने, 6 साल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री में, तो टाइपिस्ट भी हुआ, स्टेनो भी बना रहा, और अकाउंट्स में भी कमी नहीं रखी, स्टोर कीपर भी रहा। उसके बाद डिफेंस चला गया, मैंने 15 मिनट में रेडियो ठीक कर दिया उनका, टेस्ट में जी। पास हो गया। और जब मर्जी आई सब कुछ सीखा। इसमें तो मैंने प्रमोशन नहीं लिए, मैंने प्रमोशन नहीं लिए, मैंने सीखा बहुत, जी। कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पुर्जा बनवाना है, खैरात मशीन के सामने बस चला जाऊंगा, ये पुर्जा बनवाऊंगा अपने सामने, उसको बताऊंगा ये कर दे, ये कर दे। खैरात कभी चलाई नहीं, बच्चों को ये सिखा दिया। बिजली का काम किया खुद। जब मैंने देखा इंजीनियर तो बन नहीं सकता मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हाई स्कूल में मैंने मैथमेटिक्स नहीं लिया था, इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, तो मैंने कहा कमाई तो करनी है, बच्चों को पालना ही। फिर मैंने अपना वो कर दिया, ये पार्ट टाइम जॉब, बिजली का काम, पिताई के नाम से पैसे वो लाते थे, मैं अपना हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि नौकरी करता हूँ। रात दिन किया मैंने, बच्चे पाल लिए। इसी कह रहा हूँ ऑलराउंडर हूँ। और उसकी वजह से यहाँ भी आए, संघ में 65 साल निकाल दिए। तो 75 साल के हुए तो उन्होंने कहा जी कोई पद नहीं मिलेगा किसी को। मैंने पद मांगता ही कौन है, पद तो दिए जाते हैं संघ में। मैंने कहा जो संघ में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो रहा है अपने आप को, कि जो आदमी कहता है संघ कुछ नहीं है, मैं ज्वाइन जब किया मैंने संघ को, तब वो बात अभी तक वो होती है। हम कंपनी बाग कम जाते थे, क्योंकि रात दिन काम करना है पिताई के साथ में हो, तो उसमें मौका मिल गया कंपनी बाग जाने का। उन्होंने कहा जी आ जाओ, 2 हम गए थे, तो आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं इस रफड़े में पढ़ता हूँ। मैंने संघ को ये कहा कि मैं इस रफड़े में नहीं पढ़ता हूँ। वो चला गया। फिर रात को सोचा, मैंने कहा यार देखना तो चाहिए, हैं तो सब अपने आदमी, पड़ोस अड़ोस के ही हैं, देखना तो चाहिए क्या बात है। जब देखा कि जी करके सब बोल रहे हैं, जी करके बुला रहे हैं, एक छोटे को भी बड़े को भी, उसको। दूसरे दिन मैं भी घुस गया, बस वो घुसा गया, पही तक निकला नहीं।
जो मैंने पाया है वो कोई पा नहीं सकता। जी सर। मेहनत और ईमानदारी ये लगी है मज़े काटे। जी। भगवान की दया है, पेंशन कभी किसी ने पूछी नहीं मेरे से, कहाँ है कहाँ नहीं है। जिसकी गरीब की छुट्टी होती है लड़कियों की, उसको आ जाता है दे दो ये 25,000 ले लिया, जाओ इसकी फीस जमा करा। जी। आज तक नहीं किसी ने पूछा। और ये भी है, चेक देता हूँ बच्चों को, बच्चों से पैसा लेता हूँ, जी। यूँ करके नहीं लिया, यूँ करके और फिर यूँ लिया। जी। अब अड़चन पड़ी हुई है मेरे पेंशन की। किताब के हिसाब से मेरी होनी चाहिए 1 लाख, मुझे दे रहे हैं 34,000। बच्चे मेरे, ये लड़ाई जरूर है हमारे घर में। वो कहते हैं क्यों, क्या करना है तुम्हें, क्या करना, हमने तो लेना नहीं, मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाना, क्या करना है। 5 बच्चों को सेट कर दिया है, वेल एंड गुड। सबके अपने मकान बने हैं, सबकी अपनी कारें हैं, सबके अपने। जी। यही सेवा है, चाहे वो आप कर रहे हो, हम भी है। जी सर। हलवाई बना दिए, आरएसएस को हलवाई चाहिए थे, हलवाई बना दिए। तुम सिर्फ हिलाना जान लो, बाकी सब काम। आज बाबूजी 60 आदमी पाल रहा है, 2 आदमी, जिसको मैंने सिखाया। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अभी हमारी कितनी वो बनी हुई है कानून, कहते हैं 18 साल का बच्चा फैक्ट्री नहीं जा सकता, अंदर नहीं घुस सकता। मैं चैलेंज दे के आता हूँ ऑफिसर को। जब मैंने फैक्ट्री बनाई अपनी, टायर हुआ फैक्ट्री बनाई, मैंने कहा जी मैं अपने यहाँ 14 साल का लड़का रखूँगा, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहने नहीं, पहले ये 20,000 रुपये जुर्माना होगा, फिर 3 साल की वो होगी। मैंने कहा जी कानूनी काम करूँगा तो मेरी जान कैसे करोगे, तो कौन सा कानून है। मैंने कहा कानून ITI आपने खोली हुई है, कितने साल के बच्चे को वेल्डिंग सिखाते हो, कितने साल बच्चे को खैरात सिखाते हो। सही बात है। तो कहते हैं आपकी तरफ आँख उठा कर नहीं देखेगा कोई। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी लंबी बात करी, इतनी सारी ये बातें साझा धन्यवाद करी। तो हमें देना चाहिए कि आप लोगों ने हमें याद किया। नहीं सर, आप जैसे लोग ही बहुत ज़रूरी हैं। सही बात है, याद किया, ये तो आज हाँ। तक तो किसी ने वो नहीं किया। हाँ ये है, हमने सोचा ही नहीं कि भाई कोई हम किसी से मांगेंगे या करेंगे। जी। मैंने आज तक किसी का ऑफिसर के पास नहीं गया अपने लिए उसके पास किसी संघ वाले को नहीं कहा कि ये बात है। खुद लड़ रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। 15 ये पीछे की बात है, ये 15 केस लड़े हैं मैंने। हाई स्कूल पास हूँ सिर्फ, 15 केस लड़े हैं। तो इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट स्टडीज़ के इस इंटरव्यू में जो भी आपके प्रतिक्रिया हो, इसको अपने साथ हमारे साथ साझा कीजिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के VC का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर साउथ कैंपस सर श्री प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद, हमारे डायरेक्टर रविंदर सिंह सर का बहुत धन्यवाद, और हमारी जॉइंट डायरेक्टर मैम ज्योति शर्मा मैम का भी इसमें हम अभिवादन देना चाहते हैं। मेरा नाम है आकाश शर्मा, और हमारे कैमरे के पीछे हमारे साथी गुरजीत जी, और इस इंटरव्यू का पूरा देखिएगा। धन्यवाद।